हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के इस चैनल से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे, इसके बारे में आप लोग को बताया कि कॉमन बुक है। आज का टॉपिक है अस्थि बाधित बच्चे। देखिए, इसका हम आज जीवन परिचय पढ़ते हैं। अस्थि बाधित बच्चों का जीवन और उनकी शिक्षा समाज के लिए एक विशेष और संवेदनशील मुद्दा है। अस्थि बाधित बच्चों को हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकारों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शारीरिक गतिशीलता प्रभावित होती है। इन बच्चों को विशेष देखभाल, उपचार और शिक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर और सफल जीवन जी सके। इस लेख में अस्थि बाधित बच्चे की विशेषताएं, पहचान, शिक्षा और अस्थि बाधिता के कारणों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए, अस्थि बाधित जो बालक है, जिनके मांसपेशियों में तनाव हो या हड्डियों में दिक्कत हो, ठीक है, जैसे ऊपर बताया गया है कि ऐसे बच्चों का देखभाल विशेष तरीकों से किया जाता है। उपचार, शिक्षा की आवश्यकता जो भी है कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके, समाज में उठ बैठ सके। तो ऐसे बालकों का हम पहचान करेंगे, उनका उपचार कराएंगे, ठीक है, और समाज में इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे कि ये समाज में अपनी पहचान बना सकें। तो उसके लिए थोड़ा हम लोगों को, जो भी समाज के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, उनको एक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों के साथ हम कैसा बिहेव करें, कैसा व्यवहार करें, वो भी समाज में जी सके। ठीक है, आगे देखते हैं अस्थि बाधित बच्चों की विशेषताएं। अस्थि बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की तरह मानसिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक गतिशीलता और अन्य शारीरिक कार्य क्षमताओं में अंतर होता है। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि जो अस्थि बाधित बालक होते हैं वो सामान्य की तरह होते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक गतिशीलता एवं अन्य शारीरिक क्षमताओं में अंतर होता है। देखिए, सामान्य बालक और अस्थि बालक में अंतर ये है कि वो उसकी तरह तेजी से कार्य नहीं कर पाएगा, उसकी तरह फुर्तीला नहीं होगा, उसकी गतिशीलता कम होगी सामान्य बालक की अपेक्षा। ठीक है, जिस बालक के हाथ पैर कमजोर होंगे, उनकी मांसपेशियों में दिक्कत होगी, हड्डी में दिक्कत होगी, तो वो अन्य बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह न दौड़ पाएंगे अच्छे से, न चल पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि वो अपना जो भी कार्य क्षमता है उसके अनुसार और उसके अनुरूप अपना कार्य करें और धीरे धीरे वो आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए आगे शारीरिक असुविधा। हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याओं के कारण उन्हें चलने, दौड़ने, बैठने, खड़े होने या अन्य शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। अभी आप लोगों को बताया है कि ऐसे बालक को चलने में, दौड़ने में दिक्कत होती है। आगे देखिए स्वास्थ्य समस्याएं। कई बार अस्थि बाधित बच्चों में आर्थोपेडिक समस्याएं, मांसपेशी विकार या हड्डियों में विकृति जैसी होती है। इन समस्याओं के कारण इन बच्चों का शरीर कमजोर हो सकता है। अगला, समाज के प्रति संवेदनशील। इन्हें समाज में अलग थलग महसूस होता है और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए इनका मानसिक और भावनात्मक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विकास देरी में। देखिए, जिन बच्चों का पहले से ही हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, उनके मांसपेशियों में खिंचाव होगा, वो ना अच्छे से चल पा रहे हैं, ना अच्छे से दौड़ पा रहे हैं, तो उनका विकास तो धीमा होगा ही। ठीक है, कैसे अपना विकास तेजी से करें। जैसे जो सामान्य बच्चे हैं वो अपना टाइम पे चलते हैं, दौड़ते हैं,
ठीक है, उनका विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन ऐसे बालक का विकास थोड़ा देरी में होता है। देखिए, शारीरिक कठिनाइयों के कारण कई बार इन बच्चों में विकास की गति धीमी हो जाती है, जैसे कि चलने में देरी या अन्य गतिविधियों में कठिनाइयां। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे हम? देखिए, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा, देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उनकी पहचान निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। देखिए, अगर आपके या मेरे या किसी अन्य परिवार के बच्चे में अगर ऐसी विकृति पाई जाती है तो उसको तुरंत पहले चिकित्सकीय सुविधा का लाभ लें, उसको चिकित्सा प्रदान कराएं और उनसे सुझाव लें कि कैसे क्या करना है, इनका देख रेख कैसे करना है। वो बच्चा सही हो सकता है अगर उसको टाइम पर उपचार हो सके तो। अगर टाइम पर उसको उपचार मिलेगा तो बालक सही हो जाएगा, लेकिन अगर देरी होगी तो फिर दिक्कत होगी आगे चल के। जन्म के समय या बाद में डॉक्टर बच्चों का शारीरिक परीक्षण करके अस्थि बाधिता की पहचान कर सकते हैं। एक्सरे से एमआरआई और अन्य चिकित्सकीय परीक्षण इस कार्य में सहायक होते हैं। अब देखिए, शारीरिक असामान्यताएं। ऐसे बच्चों में शारीरिक असामान्यताएं जैसे हाथ पैरों का न बढ़ना, हड्डियों का टेढ़ा होना, चलने में कठिनाई आदि लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। देखिए, सामान्य बच्चे और असामान्यताएं में क्या अंतर है? जो सामान्य बालक होते हैं और जो अस्थि बालक होते हैं, तो उनमें क्या है कि जो अस्थि बालक हैं, जो जन्म लेते हैं तो उनके हाथ पैर की जो हड्डियां हैं बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, या टेढ़ा होती है। हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़ा हो जाएगा, तो उसका विकास भी धीरे से होगा। आगे देखते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी। अस्थि बाधित बच्चों में मांसपेशियों की कमजोरी भी देखी जा सकती है, जिससे वे अपने शरीर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो भी बालक है जिसमें अस्थि बाधिता पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि उसकी मांसपेशियों में कमजोरी है, तो उसका हाथ उठेगा ही नहीं, ऐसे रह जाएगा। जब ऐसे रहेगा तो बाद में चल के उसकी हड्डी और कमजोर होती जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ अगर उसका कमजोर है, मांसपेशियां अगर कमजोर है तो सही नहीं हो सकती है। सही समय पे उपचार की आवश्यकता है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। दर्द और थकान। अस्थि विकारों के कारण बच्चों को दर्द और अत्यधिक थकान का अनुभव हो सकता है। यह भी एक पहचान का संकेत हो सकता है। यानी कुल मिलाकर एक बात पे हम लोग इसका अर्थ ये निकलता है कि जब ऐसी अगर कोई भी लक्षण या विलक्षण कुछ भी दिखाई दे तो तुरंत हम इसका उपचार कराएं, ठीक है। हड्डियों के डॉक्टर से मिलें और उनका चेकअप कराएं, क्या कमी है उनमें, कैसे ठीक होगा, उनका देख रेख कैसे होगा, फिर उनकी शिक्षा कैसे होगी, सारी चीजें देखना पड़ेगा। आगे देखिए, अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा। अस्थि बाधित बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त करना भी उनके विकास का एक आवश्यक अंग है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सके। क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि विशेष स्कूल, ठीक है। कई संस्थान में ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था करते हैं जहां पर उनके लिए विशेष शिक्षकों और संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। सहायक उपकरणों का उपयोग। ऐसे बच्चों के लिए व्हीलचेयर, वॉकर, ब्रेसेंस आदि सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे वे स्कूल में आसानी से आ जा सके और अन्य गतिविधियों में भाग ले सके, ठीक है। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य है कि जो उपकरण है ये भी अगर बच्चों को न मिले समय से
जैसे मान लीजिए वो क्लास में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, घर वाले कोई अगर आकर वहाँ तक स्कूल तक छोड़ दिया, वहाँ से बाहर से अंदर आने के लिए उनको वॉकर नहीं मिलेगा, छड़ी नहीं मिलेगी, जो जिस लायक है उसके लिए वो उपकरण नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे अंदर आएंगे। स्कूल में जैसे हमारे ही विद्यालय में राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आप लोग आए हैं, देखे हैं, जो हमारे यहाँ ऊपर छत पे जाता है, सेकंड फ्लोर पे जाता है, जो सीढ़ी बनी हुई है उसमें रैंप लगा हुआ है, किनारे किनारे पाइप लगा हुआ है कि बच्चा उसको पकड़ के और आसानी से धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। वो एक वॉकर का काम करता है, ठीक है। उसी तरह वो एक उपकरण है, जैसे इसमें व्हील चेयर, वॉकर, ब्रेसेस का जिक्र किया गया है, ये एक प्रकार का उपकरण है। उसी तरह अगर सेकेंड फ्लोर पे जाना है तो किनारे किनारे रैंप बना हुआ है, किनारे किनारे पाइप लगा है, उसके सहारे से बच्चे ऊपर चले जाते हैं, उनको उस समय वॉकर और छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब उपकरणों के साथ अगर बच्चों को विशेष शिक्षा मिलती है तो वो उनका विकास अवश्य ही होगा और वो आगे बढ़ेंगे, समाज में जीने लायक होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप लोग कई बार हम बताए हैं, यही हमारा बुक है समावेशी शिक्षा। समाज में समानता की भावना विकसित करने के लिए उन्हें सामान्य स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है, जहां शिक्षक उनके विशेष आवश्यकताओं को समझते और उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं, जहां पर एक साथ सभी प्रकार के बच्चे एक छत के नीचे स्पेशल टीचर के द्वारा शिक्षित किए जाते हैं, उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। क्योंकि अगर समावेशी शिक्षा है और उसमें स्पेशल बच्चे भी हैं तो स्पेशल टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ना कि सामान्य टीचर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए विशेष शिक्षण विधियां। इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग और इंक्लूसिव एजुकेशन पद्धति। समान अवसर। इन बच्चों को शिक्षा के हर स्तर पर समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकें। देखिए समावेशी शिक्षा में हम इसलिए आप लोगों को बताए हैं कि समावेशी क्लास में अगर सभी प्रकार के बच्चे हैं तो उसमें विशेष रूप से विशेष शिक्षण ही, विशेष टीचर ही अपना उसमें योगदान दे सकता है। क्योंकि सामान्य बालक को भी पढ़ाने की कैपेसिटी होती है विशेष शिक्षक में, और विशेष शिक्षक जो होते हैं वो विशेष बालकों के लिए होते हैं, तो वो दोनों को पढ़ा सकते हैं। समावेशी क्लास में, समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि समावेशी विद्यालय में सामान्य टीचर उस क्लास को रन नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा कि वो केवल सामान्य बच्चों को पढ़ा सकता है। विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचर ही जरूरत है उसकी, कि विशेष टीचर ही पढ़ाए, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग दी गई है। सामान्य टीचरों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। उस उपकरण के बारे में विशेष शिक्षक जानता है, जिनको दिया जाता है, जैसे वो लोग यूज करते हैं तो विशेष शिक्षक उसके बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, सामान्य टीचर नहीं जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं अस्थिबाधिता के कारण। अस्थिबाधित बच्चों की स्थिति के पीछे कई कारण होते हैं। कुछ कारण जैविक, आनुवंशिक या पर्यावरणीय होते हैं। आइए हम इनके विभिन्न कारणों को समझें। कि आनुवंशिक कारण कई बार अस्थिबाधिता के मामले में आनुवंशिक होते हैं। परिवार में हड्डियों से संबंधित विकार का इतिहास होने पे इसकी संभावना बढ़ जाती है। देखिए आनुवंशिक कारण क्या है, जैसे
हमारे परिवार में पीछे किसी को, दादा को, दादी जी को, किसी को, नाना को, नानी को अगर कुछ हुआ है, जैसे हड्डियों से प्रॉब्लम कुछ हुई है, तो किसी न किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा आनुवांशिक है। ठीक है। प्राकृतिक विकास की त्रुटियां। गर्भावस्था के दौरान अगर शिशु के हड्डियों और मांसपेशियों का विकास सही ढंग से नहीं होता तो बच्चा अस्थि बाधित हो सकता है। अगर गर्भ में बच्चा है और उसका विकास सही से नहीं हो रहा है, उसको पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है और समय पर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको कैल्शियम, आयरन, ठीक है, बहुत ऐसी मेडिसिन है जिनको लेना चाहिए। दूध, फल, सब्जी, हरी सब्जी, अंडा, ठीक है, मछली, इन सब का सेवन करना चाहिए। आगे देखिए, संतुलित आहार की कमी। देखिए मैं आपको भी बता रहा था वही, गर्भावस्था के दौरान मां के पोषण की कमी या बच्चों के आवश्यक विटामिन, मिनरल न मिल पाने के कारण हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। भाई उनको संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। आगे देखिए, संक्रमण और रोग। जन्म के बाद या गर्भावस्था के दौरान कुछ संक्रमण या रोग जैसे कि पोलियो, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स आदि भी अस्थिबाधिता के कारण बन सकते हैं। अल्कोहल और दवाओं का दुरुपयोग। गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा अल्कोहल का सेवन या नशीली दवाओं का सेवन करने से भी बच्चे में अस्थि विकार हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारण। कुछ मामलों में पर्यावरणीय कारण जैसे कि प्रदूषण, गर्भावस्था के दौरान विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना आदि भी अस्थिबाधिता के कारण हो सकते हैं। देखिए, जब गर्भावस्था के दौरान ना नशीली दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ना अल्कोहल की। बहुत लोग होते हैं जैसे कि नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवा खा लें, तो ये एक नशीली दवा है जिससे बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है। अल्कोहल की जो बात हो रही है, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। बार बार एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए जिससे कि गर्भावस्था में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, बहुत ज्यादा विषाक्त पदार्थ खाएंगे, जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो ऐसा सेवन नहीं करना है गर्भावस्था के दौरान। आगे चलते हैं, अस्थि बाधित बच्चों के लिए समाज की भूमिका। समाज का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अस्थि बाधित बच्चों को अपनाएं और उनके विकास में सहयोग करें। समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। क्या है कदम हमारे? समानता का संवर्धन, समानता का संवर्धन। समाज को अस्थि बाधित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उन्हें समान अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो भी विशेष बालक हैं, समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय इसलिए बनाया गया है कि उनको समान अवसर दिया जा सके। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है इसलिए कि सभी को ये लगे कि हम सब एक हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं एक छत के नीचे। यही हमारा समान अवसर है कि हम अपने बच्चों को समान अवसर प्रदान करें, जो सामान्य बालक हैं उनको भी और जो विशेष बालक हैं उनको भी। ठीक है। सामाजिक जागरूकता। अस्थि बाधित बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और जनसंपर्क अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी कहीं पे सेमिनार हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है विशेष बालकों के लिए, तो उसमें भाग लेना चाहिए। वहां जाकर के समझना चाहिए कि हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा बालक आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, समय पे उपचार करना चाहिए। आप जब जनसंपर्क करेंगे तो आपको जानकारी होगी, जब आप जागरूक होंगे।
ऐसा नहीं कि आपके घर में ऐसा बालक नहीं है तो आगे नहीं आ सकता है। जब ऊपर अभी आप लोगों को बताएं गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल नहीं लेना है, आपको नशीली दवाइयों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे करने से अगर आपको टाइम पर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपको जनसंपर्क करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठीक है। संगोष्ठियों का आप आयोजन किया जाता है तो उसमें भाग लेना चाहिए। आगे देखिए, प्रोत्साहन और प्रेरणा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके लिए प्रोत्साहन गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। सुलभता का विकास, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और अन्य जगहों पर इन्हें सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए ताकि ये बच्चे बिना किसी कठिनाई के वहां पहुंच सकें। निष्कर्ष देखिए, अस्थिबाधित बच्चों को सशक्त बनाने और उन्हें एक आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए समाज, परिवार, शिक्षण संस्थान और सरकार की संयुक्त भूमिका होती है। शिक्षा और प्रोत्साहन के माध्यम से अस्थिबाधित बच्चों को समाज में उनकी योग्य पहचान दिलाना महत्वपूर्ण है। यदि इन्हें उचित शिक्षा, सुविधा और समर्थन मिलते हैं तो ये भी समाज में एक सफल और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अतः अस्थिबाधित बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण संवेदनशील होना चाहिए, जिनसे ये बच्चे समाज में समानता और सम्मान का अनुभव कर सकें। आइए, आज का हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ। कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका आप लोग कमेंट में इसका सही आप आंसर दे सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं? पहला क्वेश्चन हमारा, अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं? मानसिक कठिनाई, शारीरिक गतिशीलता में कठिनाई, सुनने की कठिनाई, बोलने की कठिनाई। बताइए, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, आप लोग भी जानते हैं अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं? शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिशीलता में कठिनाई होती है, वो चलने फिरने में असहाय होते हैं, उनकी मांसपेशियों में दिक्कत होती है, उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनका हाथ या पैर टेढ़ा हो जाता है। तो उनके लिए सही उपचार ये है कि समय पे ही उनका इलाज जरूरी है, उपचार कराना जरूरी है, वो भी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान में कौन सा लक्षण सामान्य होता है? सिर दर्द, तेज बुखार, हड्डियों का टेढ़ा होना, नजर कमजोर होना। बताइए, सारे आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया गया है। हड्डियों का टेढ़ा होना, जब हमको समय पे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, गर्भावस्था के दौरान ही अगर हम सही से भोजन, संतुलित भोजन नहीं करते हैं, मिनरल विटामिन का सेवन नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चों की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव हो सकती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो हमारा अस्थिबाधित बच्चों की पहचान में कौन सा लक्षण सामान्य है? हड्डियों का टेढ़ा होना, राइट ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार के स्कूल बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। साधारण स्कूल, विशेष स्कूल, प्राइवेट स्कूल और नाइट स्कूल।
आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, विशेष स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण नहीं है? अस्थिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण नहीं है? बताइए। आप लोग ऑप्शन को देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा सही नहीं है इसमें। बताइए। व्हीलचेयर, वॉकर, ब्रेसेस, हेडफोन। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हेडफोन। हेडफोन की क्या जरूरत है? अस्थिबाधित बच्चों को व्हीलचेयर, वॉकर, ब्रेसेस की आवश्यकता है, हेडफोन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों में कौन से कारण मुख्य रूप से शामिल हैं? आनुवंशिक कारण, केवल पर्यावरणीय कारण, केवल संक्रमण, केवल आहार की कमी। बताइए। देखिए, अभी आप लोग ऊपर पढ़ाए हैं कि ये आनुवंशिक कारण से होता है। इनका मुख्य रूप यही है कि आनुवंशिक कारण, हेरिडिटी। आगे देखिए, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि आप लोग रीट का एग्जाम देंगे आने वाले समय में। सीटेट का एग्जाम 14 या 15 दिसंबर को होने वाला है। जिस ऑप्शन में केवल शब्द जुड़ जाए वो हमारा निगेटिव है, वो ऑप्शन हमारा निगेटिव है। ठीक है। केवल पर्यावरणीय कारण, केवल केवल पर्यावरणीय कारण, ये हमारा गलत है। केवल संक्रमण, केवल आहार की कमी। ठीक है। अच्छा बताइए, अगर केवल आहार की कमी होगी है, मतलब केवल हमारा आहार सही हो जाएगा तो बालक सही हो जाएगा, और संक्रमण होगा तो नहीं होगा। तो केवल शब्द जहां पे लग गया वो हमारा निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? रटने की विधि। अगर आप लोगों के सीटेट, यूपीटेट, रीट किसी में भी आ गया रटना, ये हमारा निगेटिव है। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, केवल मौखिक शिक्षा, ये भी हमारा निगेटिव है। खेल कूद के बिना शिक्षा, खेल कूद के बिना शिक्षा हो नहीं सकता है। देख रहे हैं आप लोग नया शिक्षा नीति में प्ले स्कूल की बात की गई है। बच्चों को खिलाना पिलाना, खेलना, पढ़ाना सब कुछ उसी में है। ठीक है। जो मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है वो भी होगा, खेलकूद भी होगा और पढ़ाई भी होगा। ठीक है। उसी को हम प्ले स्कूल बोलते हैं, जिसमें बच्चा खेलेगा, खाएगा, पढ़ेगा, तीनों कार्यक्रम उसका एक साथ ही होगा। उसी में अपना उनका दिनचर्या यही रहेगा कि उनको खेलना है। सबसे ज्यादा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। जिससे बच्चों का मानसिक संतुलन सही रहेगा, मांसपेशियां सही रहेंगी, उनका शारीरिक विकास तेजी से होगा खेलने से। ठीक है। तो खेल कूद के बिना शिक्षा ये संभव नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। अब तो आप लोग बता सकते हैं ना। क्या होगा? व्यवहारिक दृष्टिकोण। अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्यवहारिक दृष्टिकोण। अगर ऐसे बच्चों के साथ अगर हम अच्छे से व्यवहार ना करें, उनका मनोबल ना बढ़ाएं, प्रोत्साहन ना करें, तो ये भी पीछे रह जाएंगे। अगर ऐसे बच्चे तो खुद ही थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ठीक है। दिव्यांगता की वजह से ये जो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, इनको समाज की नज़रों में ऊपर उठाना है, जिनका मुख्य उद्देश्य इनके माता पिता, इनके परिवार वालों का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान के लिए कौन से परीक्षण सहायक होते हैं? बताइए। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान के लिए कौन से परीक्षण सहायक होते हैं? आंखों की जांच, एक्सरे, सुनने की
जांच, रक्त परीक्षण, अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं हम कि ऐसे बच्चों को कैसे पहचाने। एक्सरे करके पहचानेंगे कि बच्चे में क्या कमी है, क्या विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसको उस समय हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, जो भी डॉक्टर का सुझाव होगा उसके अनुसार उसको हम सही कर सकते हैं। एक्सरे के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या दिक्कत हो रही है, होने वाली है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी, एक्सरे। अगला क्वेश्चन, अस्थि बाधित बच्चों में किस प्रकार की असामान्यताएं देखी जाती हैं? दिल की समस्या, शारीरिक असामान्यताएं, सुनाई नहीं देना, मिर्गी। बताइए। देखिए, अस्थि बाधित बच्चा तो वही ना है जो चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। ठीक है, शारीरिक असामान्यताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। आप लोग ऊपर पढ़े हैं, इसी की तो जिक्र की गई है ना दिल की समस्या की गई, ना सुनाई देना, ना मिर्गी। हमारा राइट ऑप्शन बी, शारीरिक असामान्यताएं। अगला क्वेश्चन, अस्थि बाधित बच्चों के लिए शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, आत्मनिर्भर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देना, केवल नौकरी पाना, दूसरों पर निर्भर रहना। आपके जो आंसर हैं आपके समक्ष हैं और आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये हमारा निगेटिव है। केवल नौकरी पाना, हमारा निगेटिव है। दूसरों पर निर्भर रहना, मोदी जी लगे हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसमें कह रहा है कि दूसरों पर निर्भर रहना। देखिए, दूसरों पर निर्भर ना रह करके आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, दूसरों पर निर्भर लोग तब तक ही रहते हैं जब जन्म होता है बच्चा अपने माता पिता अपने परिवार वालों पर निर्भर रहता है, वो उनका पालन पोषण करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी, आत्मनिर्भर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देना। अगला क्वेश्चन, अस्थि बाधिरता एक प्रमुख कारण कौन सा है? बताइए, आपके सामने है ऑप्शन। अस्थि बाधिरता का एक प्रमुख कारण कौन सा है? पर्याप्त आहार का अभाव, ज्यादा बोलना, पढ़ाई का बोझ, खेल कूद का अभाव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। देखिए, अभी आपको ऊपर पढ़ाए हैं कि अस्थि बाधिरता कब होता है, उसका एक कारण पूछ रहा है। प्रमुख कारण, ज्यादा बोलना होगा नहीं, पढ़ाई का बोझ होगा नहीं, खेल कूद का अभाव, ये तो जन्म के बाद होगा ना। उससे पहले तो हम उसको सही करने के लिए पर्याप्त आहार का अभाव होगा ना, पर्याप्त आहार का अभाव होगा जिससे अस्थि बाधिरता का जन्म होगा। ठीक है, अस्थि बाधिरता का जन्म कब होगा? ना हम उसको टाइम से उपचार कराएं, ना उनको मिनरल दे, ना विटामिन दे, ना कैल्शियम दे, ना प्रचुर मात्रा में आहार दें, बच्चा अस्थि बाधिरता होगा। राइट ऑप्शन ए, पर्याप्त आहार का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि बाधित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रभावी होती है? समावेशी शिक्षा, केवल ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, केवल थ्योरी आधारित शिक्षा। आप लोग तो इस ऑप्शन को देखते ही पहचान गए कौन सा आंसर सही होगा। समावेशी शिक्षा, जहां पर सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षित किए जाते हैं, उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्थि बाधित बच्चों के लिए मुख्य सहायक उपकरण कौन सा है? बताइए। अभी आप लोगों को बताया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हेडफोन,
ब्रेल लिपि, वॉकर, माइक्रोफोन। देखिए हेडफोन होगा नहीं हमारा, ब्रेल लिपि हमारे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, अल्प दृष्टि दोष, उन लोगों के लिए होता है, वीआई में इनका यूज होता है, जो वीआई वाले बच्चे होते हैं। वॉकर और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का कोई इसमें जिक्र नहीं है। हमारा वॉकर अस्थिबाधित, जिनके हड्डियों में कमजोरी होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, वो वॉकर के सहायता से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी, वॉकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिबद्धितता में बच्चों को किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होती है? अस्थिबद्धितता में बच्चों को किस प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य समस्या होती है? दांतों की समस्या, हड्डियों और मांसपेशियों की समस्या, सुनने की समस्या, नजर की समस्या। बताइए क्या होगा? हड्डियों और मांसपेशियों की समस्या, राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? केवल माता पिता, केवल शिक्षक, समाज परिवार और शिक्षण संस्थान, केवल डॉक्टर। अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं कि समाज परिवार और शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयोगी है? सख्त नियम, व्यवहारिक दृष्टिकोण, रटने की विधि, केवल लिखित परीक्षा। आप लोगों को बताया है अभी कि सख्त नियम, जो कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बहुत पहले से भी हटाया गया है कि ना बच्चों को दंड देना है, ना बच्चों को डांटना है, ना बच्चों को बोलना है, अच्छे से प्रेम से उनको समझाना है, सिखाना है। तो सख्त नियम होगा नहीं। रटने की विधि हमारा निगेटिव है, केवल लिखित परीक्षा हमारा निगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक दृष्टिकोण, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बिहेव करें, उनका मान सम्मान बढ़ाएं और उनका प्रोत्साहन करें। राइट ऑप्शन बी, व्यवहारिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, समाज का अस्थिबाधित बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? समाज का अस्थिबाधित बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? संवेदनशील, उदासीन, अनुशासनात्मक, अज्ञानता। क्या होना चाहिए बताइए? अज्ञानता, अनुशासनात्मक, उदासीन, संवेदनशील। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? संवेदनशील। ठीक है, राइट ऑप्शन संवेदनशील होगा, ना ही उदासीन होगा, ना अनुशासनात्मक होगा, ना ज्ञानता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिबाधित बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें अलग थलग रखना, उन्हें प्रोत्साहन देना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें बंधनों में रखना। राइट ऑप्शन क्या है आप लोगों को पता है? उन्हें प्रोत्साहन देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोगी है? बताइए। अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोगी है? केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना, प्रोत्साहन गतिविधियां और प्रतियोगिताएं, केवल निम्नलिखित परीक्षा देना, केवल याद करना। आप लोगों को बताया है कि हमारा केवल याद करना निगेटिव है, केवल लिखित परीक्षा देना जिसमें केवल शब्द लग जाए ये हमारा नेगेटिव है। पहले ऑप्शन में भी केवल पुस्तकें पढ़ना निगेटिव है हमारा। राइट ऑप्शन बी, प्रोत्साहनात्मक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण समाज में समानता ला सकता है? अस्थिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण समाज में समानता ला सकता है? आपके ऑप्शन है केवल वित्तीय सहायता,
समान अवसर और समावेशी दृष्टिकोण, शिक्षा का अभाव, उन्हें दूसरों से दूर रखना। बताइए, आप लोग पढ़े हैं समान अवसर और समावेशी दृष्टिकोण। समावेशी दृष्टिकोण यही है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए, ये हमारी समावेशी दृष्टिकोण है। समावेशी हमारा जो है इसका मतलब ये है कि सभी को समान अवसर दिया जाए, एक साथ सबको लेकर चला जाए। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधितता का कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? अस्थिबाधितता का कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? आनुवंशिकता ये हमारा कारण है, मांसपेशियों की कमजोरी ये भी हमारा कारण है, पर्याप्त नींद ये भी कारण है, जन्मजात असामान्यताएं। क्या है इसका आंसर? देखिए, जन्मजात असामान्यताएं हमारा कारण है, मांसपेशियों की कमजोरी कारण है, आनुवंशिकता भी कारण है, पर्याप्त नींद ये हमारा कोई कारण नहीं है। पर्याप्त नींद तो लेना ही चाहिए, गर्भवती महिला को भी पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ठीक है, सामान्य लोगों को भी नींद लेना चाहिए पर्याप्त। चलिए, आज का ये हमारा एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर आपको कल मिलेंगे समावेशी शिक्षा के एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।